ब्रेक के बाद लाज़मी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे कि सियासी मंजरनामा नए साल में कुछ तब्दीलियां हमें होती हुई नज़र आएंगी या नहीं, या फ़कत वही वादे और दावे जो हम मौजूदा साल में भी सुनते रहे यानी रवां साल भी सुनते रहे वही हमें अगले साल भी सुनने को ही मिलेंगे। जो रिलीफ की बातें हमें बयानात की हद तक मिलती हैं वो आवाम को वाक़ई मैदान में मिलेंगी या नहीं मिलेगी, वो भी महज कागज़ों या ज़ुबान की हद तक ही रहेगी। मौलाना साहब, अब हमने देखा कि कल एक स्टेटमेंट दी है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने, कहते हैं कि आने वाला जो साल है महंगाई में इसमें कमी हो जाएगी, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा और नया जो साल है वो मौजूदा हुकूमत के लिए भी कोई इस्तेहकाम का साल होगा। ऐसे ही है या ये भी फ़कत बयान ही है? देखिए, बात यह है कि इसमें तो बिल्कुल कोई सदाकत नज़र नहीं आती। सही। उसकी वजह के मकरूज़ मुल्क अच्छा। कर्जा लेके कशकोल लेके दर बदर फिर रहा हो और दावे कर रहा हो कि मैं यहाँ सस्ताई ले आऊँगा। कहाँ से सस्ताई लाएंगे? आपने कौन सी को मिलें लगा दी हैं इधर? कौन सा? आपका सूद तो आपसे अदा नहीं हो रहा। 8-9 अरब योमिया एक दिन की बात कर रहा हूँ, आप ब्याज देते हो। तो कहाँ से ये झूठ बोलना तो सियासतदानों का एक वतीरा बन गया कि वाम को इस तरीके से जो नाटक करेंगे, हम आएंगे, हम दूध और शहद की नहरें जो बहा देंगे, हम चोरों को बंद करेंगे। सारी तकरीरें सुन सुन के अब वहाँ बेचारी हंसती है कि ये कर क्या रहे हैं। कुछ भी इनसे नहीं होगा। सस्ताई तो इनके बस की बात नहीं है। जब तक ये हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत अपना असूली स्टैंड नहीं लेगी IMF के आगे, दुनिया के आगे, और अपनी अय्याशियाँ जब कम नहीं करेंगे। अय्याशियाँ तो कम नहीं हो रही ना। आप ये बड़े बड़े अदारों की मराद देख लें, इनकी तनख्वाहें देख लें। जब रियासत मदीना में मैंने कई दफ़ा कहा है कि आप ले आए, सबकी मजदूर के बराबर तनख्वाह ले आओ ना। कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर अय्याशी, कहते हैं 1.5 लाख में भी घर नहीं चलता। वो उनका तो नहीं चल रहा। गरीब आदमी तो बेचारा 5-10 हज़ार में भी चला रहा है, नहीं चला रहा है, तो उससे पूछे को जाकर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हल इस निज़ाम में, हुकूमत ये हो या पिछली हुकूमतें थी, इन्होंने अपने फ्रंट मैनू को नवाजा है। अपना एक वो पूरा करप्शन क्लब है, उनको नवाजते जाना है। और यानी आप ये कह रहे हैं निज़ाम एक ही है और यही तर्जमान है, यही नुमाइंदे हैं, कुछ भी बदलने वाला नहीं, फ़कत बयानात की हद तक ही रहेगा। ये आपका तज्ज़िया था इन अमूर के ऊपर। बढ़ते हैं आखिरी मौजू की जानिब प्रोग्राम में और हम बात कर लेते हैं उसी एक अहम तरीन मौजू के ऊपर। हमने देखा कि आलमी दुनिया भी, पाकिस्तान ने सबसे पहले दुनिया को ये बावर करवाया है कि अगर आपने भारत को उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर लगाम ना दी तो ये जो मामलात, ये जो वाक़यात हम देख रहे हैं ये बढ़ते चले जाएंगे और ऐसा ही हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बारहा दुनिया को ये बताया है कि मोदी जिस सोच के साथ मोदी सरकार जो चल रही है, जिस डगर के ऊपर चल रही है, RSS का जो नज़रिया है, उसके जो असरात हैं, उसके जो वाक़यात हैं हम होते हुए देख रहे हैं। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने, फिर इसराइल की अखबार ने भी बताया है कि किस तरह से भारत में अक़लियतों के साथ सलूक किया जा रहा है। मौलाना साहब, वाक़ई ख़ित्ते के अंदर चूँकि भारत हमारा पड़ोसी भी है और ख़ित्ते के अंदर ये जिस हद तक मज़हब को बुनियाद बनाकर जो एक सोच वहाँ पर बनाई जा रही है, बाकायदा स्कूल्स में वीडियोज़ सामने आ रही हैं ऐसे जिसमें बच्चों से हलफ लिए जा रहे हैं कि आपने हिंदू राष्ट्र के लिए ऐसा काम करना है, हिंदू मज़हब के लिए करना है, जो आपके मुखालिफ सोच होगा आपने उसको मारना है, अपनी जान भी देनी पड़ी तो लेनी पड़ेगी। तो ये भारत किस जानिब चल पड़ा है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में शुरू से ही ये बात बड़े खुले तरीके से बताता आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है को दुनिया की आंखें भी बंद, कान भी बंद सुनने के बावजूद ये दुनिया को सुनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जितने मुल्क हैं ना, हर मुल्क में हर मुल्क की एक एम्बेसी बैठी होती है, उनका एक एम्बेसडर बैठा होता है, उनका पूरा अमला बैठा होता है जो देख रहा होता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, और वो सुबह शाम की रिपोर्ट उस मुल्क की अपने मुल्क में भेज रहा होता है। अमेरिका का सफ़ीर है तो अमेरिका को देगा, बरतानिया का बरतानिया में, फ्रांस, जर्मन, इटली, सब जितने ममालिक हैं हर मुल्क को, तो ये को हमारे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी चूँकि उसमें जो तेज़ी है वो ज़्यादा आ गई। अभी हाल ही में आपने देखा कि चंद दिन पहले जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनका एक कन्वेंशन होता है, और उस कन्वेंशन में जो तकरीरें होती हैं बिल्कुल वो पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो मीडिया की जीनत बनी, सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें मैं सुन रहा था कि एक धर्मदास, उनका इंतहा पसंद हिंदू का लीडर, वो ये कह रहा था कि जब मनमोहन सिंह ने
ये कहा था कि अकलियतों के हकूक बराबर है, तो अगर मैं असेंबली में होता तो मैं 6 की 6 गोलियां मनमोहन सिंह की सीने में चेक करता। ये सबने सुना। राणा प्रधाने उसने ये कहा है कि 2 लाख मुसलमानों को मारने के लिए 100 रजाकार काफी है। ये चंद दिन पहले की बात है। आनंद सवारोब का उसका क्या बयान था कि हम मुसलमानों को और ईसाइयों को जो उनके त्यौहार के दिन है ना, वो हम आज के बाद नहीं मनाने देंगे। मुझे पता है कि दुनिया आंधी है। सागर सिंधु राज ने क्या कहा है कि जनाब बंदे हथियार जो है ना वो 1 लाख रुपए का खरीदे और मोबाइल जो है ना वो 5,000 का खरीदे, तैयारी करें मारने की, लड़ने की। और प्रभु आनंद क्या कहता है उनका, उसने ये कहा कि कत्ल करो या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। और अभी 2 दिन पहले इनकी कर्नाटका जो है ना स्टेट, वहां एक बिल पास होता है, तेजस्वी सूर्या जो है ना वो बिल पेश करता है और वो पास हो जाता है कन्वर्जन बिल के नाम के ऊपर, कि पाबंदी लगा दी कि कोई बंदा आज के बाद अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले कर चुके हैं हम उनको भी वापस लाएंगे। और ये कानून उन्होंने बोला कि हम जो उनकी कौमी असेंबली है वहां से पास कराएंगे, वफाक से भी पास कराएंगे। मुझे ये बताएं कि सारी दुनिया इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है। अभी खुलकर जब सख्ती आई है तो ये नसीरुद्दीन शाह का बयान आपने पढ़ा, बिल्कुल, कि अभी ये जो हुकूमत है ये खाना जंगी की तरफ धकेल रही है। मेरा ख्याल है कि वहां के रहने वाले मुसलमानों को आज 73 साल गुजरने के बाद ये बात नजर आ गई, जो हमारे लीडर, हमारे रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को उसी वक्त जो है वो नजर आ गई थी कि यहाँ 2 कौमें आबाद हैं, यहाँ में मुसलमानों को एक अलग वतन चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर अलग, हमारा मजहब अलग, हमारा रहना सोना खाना पीना पूरा निज़ाम ही अलग है। तो हमें एक अलग मुल्क की जरूरत थी। तो आज उस वक्त वो पिछले दिनों हम देख रहे थे, वो मुशर्रफ जब गया उधर इंडिया में तो वहाँ एक मौलवी जो बात कर रहा था तो उसने बड़े तर्जी अंदाज में कहा कि मुशर्रफ साहब आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र ना करें, यहाँ का मुसलमान खुश है, आप वहाँ सोचें। तो मेरा ख्याल आज उस मौलवी को दोबारा बयान देना चाहिए कि मैंने वाकई जो है ना वो गलत बयान दिया था, मुशर्रफ के आगे गलत बात की थी और किसी के प्रेशर में की थी। अभी आकर सारे बोलेंगे जब इनको इतना मजबूर किया जाएगा, क्योंकि उनके मिनिस्टरों ने ये ऐलान किए हुए हैं कि 2025 तक हम सिर्फ यहाँ हिंदुइज्म जो है ना उसको जो है ना वो गुंजाइश होगी, बाकी या तो मार देंगे या भगा देंगे या निकाल देंगे या फिर उनको कन्वर्ट कर लेंगे। हमने से पहले देखा जब ये शुरू में कुछ वाक़यात हुए हैं भारत के अंदर, जो मौजूद जो बसने वाले ऐसे मोतदिल अफराद हैं, चाहे उनका मज़हब जो भी हो, उन लोगों ने आवाज़ उठाई है, मगर हमने देखा है कि अब वो आवाज़ें भी मादूमियत का शिकार होती चली जा रही हैं। अब ये वाक़यात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। क्या खौफ आ गया है, वहशत काफ़ी हद तक तारी हो गई है कि जो बोल भी सकते हैं वो भी अब खामोश हो चुके हैं? अरे बाप खौफ यहाँ नहीं आप देख रहे। ओ भाई मुझे बताएं ना, बंदूकों के आगे कौन बोलेगा? जो हाल करते हैं, अगर किसी की फ्रिज से गाय का गोश्त मिल जाए तो उसका जिस तरीके से वो ज़बह करते हैं इंसानों को, वो तस्वीरें सारी वायरल होती हैं। तो जब सुनने वाला कोई नहीं, तो मेरा ख्याल है कभी ये तो मुसलमानों को इस दिन का इंतजार था कि एक दिन वो आएगा कि मुसलमान जब खुद बोलेंगे, जब खड़े होंगे, भाई आप जुल्म सहने से बेहतर है कि आप जुल्म का मुकाबला करें, खड़े हो जाए। जिंदगी मौत अल्लाह के पास है, ये मुसलमानों को पता है। देखें ये बकरी की तरह चूं चूं करके उधर जिंदगी अभी उनके वैसोदीन फलाने अभी बयान कर रहे हैं, तो जब हमारी आवाज इधर से जाती है को खड़े हो जाए जालिमों के आगे, तो उस वक्त होते नहीं। मकबूजा कश्मीर में देख लिया भाई, आपके सामने अफगानिस्तान आपके सामने है, नहत्ते अफगानी कुव्वत ईमानी के साथ पूरी दुनिया, नेटो पावर, अमेरिका सुपर पावर को उन्होंने भगा दिया वहां से। तो आप मुझे बताओ, ये मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हों या हिंदुस्तान के मुसलमान हों, तो उनकी तरफ देखकर सबक नहीं सीख सकते कि आपको एक एक करके मारेंगे, जिस तरीके से उन्होंने ऐलानात कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी आवाज़ें भी, जैसे खाना जंगी का उसने लाइन दी है नसीरुद्दीन शाह ने, तो वहाँ तो शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो तो अपने जुल्म से बाज नहीं आएंगे। और बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं
उनको अभी बोलना चाहिए। मेरा ख्याल भी बोलेंगे, क्योंकि वो क्रिश्चियन, वो ईसाइयों का भी अभी वही ट्रीट करेंगे, दिल्लत का वही करेंगे। सिख तो वैसे वहाँ जो है ना वो अपनी एक तहरीक चला के फिर रहे हैं, वो खालिस्तान की तहरीक लेके चल रहे हैं। तो अभी मेरा ख्याल है सबको जॉइंट होना पड़ेगा, मुतफिक होके इकट्ठे होकर इन जालिमों जाबरों जो हिंदुइज्म राष्ट्रीय जो है ना इसकी जो सोच है इसका मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे बातों से बयानों से क्या होगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार चौधरी खादिम अली मांडा हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भारत के अंदर बसने वाले जो मुसलमान हैं, बिलखुसूस अगर हम बात करें मकबूज़ा कश्मीर में जिस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई है, वहाँ पर उस तरह से भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है। शायद वो ये देख रहे थे, वो ये सोच रहे थे, चूँकि ये आग है उनके दरवाजे तक नहीं आई है तो इसलिए वो ख़ुद को महफूज भी समझ रहे थे। मगर आज ये आग जो है वो उनके ख़ुद घर तक आ चुकी है। उनको मजहबी त्यौहार भी नहीं मना दिया जाता। और उसके साथ साथ जिस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, सरेआम की जा रही है, बाज़ारों में की जा रही है, घरों में घुस के उनको जिस तरह से मारा जा रहा है, और जिस तरह से क़वानीन जो भारत का किसी न किसी तरह से अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता था उसको ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। और क्या सोच पिनप रही है जो सियासी क़यादत है भारत की, जिस तरह से मांडा साहब ने वो तमाम जो बयानात हैं वो आपके सामने रखे हैं कि क्या अफ़कार जो हैं वो वहाँ पर जन्म ले चुके हैं, किसने तरवीज की है और कौन ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लेकर आया है। यकीनी तौर पर इसमें कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो भी आपको मिलेंगे अगर आप तहकीक कर लें कि जिस तरह से मोदी हुकूमत को कहीं ना कहीं तरह सपोर्ट की गई है इस पूरे निज़ाम को, और आज उसके असरात क्या हैं वो आपके और हमारे और पूरी दुनिया के सामने हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर जिस तरह जो बातें चल रही हैं, मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन अपने बयानात दे रही है, हुकूमत अपनी बयानात जो है वो दे रही है, मगर मौजूदा हुकूमत जो है वो इस वादे और दावे और बयानी की बुनियाद के ऊपर आई थी कि मुल्क को इन मालियाती इदारों का मकरूज़ नहीं करेगी, ना ही मुल्क को दोबारा से इनके पास लेकर जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ये कहते रहे कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा मगर कशकोल लिए इन इदारों के सामने नहीं जाऊँगा, मगर हकीकत इसके बरअक्स निकली। जो वादे दावे हमेशा की तरह कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर दीगर मुल्क की जो सियासी जो जमातें हैं, उनके भी बयानात वैसे ही निकले, दावे वैसे ही निकले जैसा कि मौजूदा हुकूमत के निकले। कोई फ़र्क हमें उस हवाले से मंजरनामे में के अंदर बदलता हुआ नज़र नहीं आया। मारना साहब, बात तो फिर वही है, आप बात करते हैं कि प्रोटोकॉल से पैसा रिकवर नहीं होगा, सज़ाएँ दे देंगे, मगर फिर वही बात है कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं अपने असूलों के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के बेशुमार इल्ज़ामात हैं। मगर दूसरी जानिब जो हुकूमती कुछ अरकान हैं उनके ऊपर भी केसेस होते हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते हैं। जहांगीर तरीन साहब की जो तमाम सूरत हाल हमारे सामने है, कमीशन रिपोर्ट निकल आती है, तो आपने रिकवर क्यों नहीं किया? आपने खाली रिपोर्ट निकाली और आप बैठ गए चुप करके। देखिए बात यह है रज़ा कि ये निज़ाम आपको इजाज़त नहीं देता। कि मैंने बताया था कि जो जमहूरियत है ना, ये ब्लैकमेलिंग और करप्शन, ये दो ही चीज़ों का जो है मरकब है। करप्शन करनी है, माल बनाना है, फिर इलेक्शन में माल लगाना है। आपने जहांगीर तरीन की बात की, तो जब उसको अदारों ने बुलाया तो क्या किया उसने? 35-40 पार्लियामेंटेरियन साथ लिए और खड़ा हो गया। उसने बोला करो मेरा एहतसाब। कि भाई इतने मेंबर अगर निकल जाए तो हुकूमत धड़ाम करके नीचे, तमाम अदारे खामोश, FIA, नैब, अदालतें, जहांगीर तरीन वही है, और वज़ीर-ए-आज़म का असूल का बयानिया भी खामोश। जो उसका बयानिया कहाँ जा सकता है? अगर बयानिया, भाई बात यह कि आपके निज़ाम में दम ही नहीं है। सही बात यहाँ है कि अगर इमरान खान ने उसकी रिपोर्ट निकाली थी, शाया कर दी, तो आगे काम तो दारों का था ना। दारे हमारे माशाल्लाह निज़ाम इस तरह का कि आज केस लगे ना तो 5 हुकूमतें इमरान खान की जो है ना वो ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल फैसला नहीं आ सकता। तकरीर, जज बीमार, वकील बीमार, गवाह बीमार, गवाह उसको गोली लग गई मर गया, नहीं तो खुद ही जो है ना वो आगे पीछे गवाहों को कर देते। आपने देखा ये यान अली के केस में, आपने हालात देखे नहीं? वो पकड़ने वाले को कैसे उसका मर्डर किया,
हम्म। वो राजा रेंटल, उसका केस था, वो नैब वाले की तफ्तीशी आई हो कि लाश पता नहीं कहाँ से मिली और नाम दे देते आराम से, क्या मसला है जी, खुदकुशी कर ली, पता नहीं वो किसने गोली मार दी। अगर मुझे बताएं कि ये जितने अदारे हैं, ये कानून तो बने हुए हैं ना कि कत्ल की सजा जो है वो सजाए मौत है, तो कराची में कितने कत्ल हुए हैं रोजाना की बेस के ऊपर? 40, 50, 60, बाद का 100 तक भी फिक्र जाता था। कुछ हुआ भाई? कहाँ है वो सजाएं, कहाँ है? वहां वो पापड़ काउंट, फलूदा काउंट, रेडी बाण का काउंट कहाँ है? सजा हुई? लाचू के जरिए पैसे को सजा हुई? बेसमेंटों से पैसे को सजा हुई? मतलब 250 बंदा बल्दिया फैक्ट्री में जला दिया गया। 12 मई जिस दिन इफ्तिखार चौधरी वहां गया, कितने लोगों का मर्डर, वकला को कहां कहां ला जाकर वो मारा गया। मुझे पता है को सजाए हुई। सामने मॉडल टाउन, सरेआम दिन दिहाड़े सामने गोलियां मार, वो दारे अंधे बहरे गंगे, वो क्या उनको बीमारी क्या है कि जो चीजें आपको सामने नजर नहीं आ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। ये तो काम ऐसा है कि ऐसे पकड़ाई नहीं देंगे। देखो ना वो मजदूरों के नाम के अकाउंट खोल लेते हैं, तो जनाब हमारा नाम ही ना है। मैंने बताया फिर ये नाला ऐसा करप्शन का कि आप इनकी हालात देखिए ना सबकी, कि एक भाई जो है ना किसी का नून में है, दूसरा हुक्मरान जमात में बैठा हुआ है, किसी का पीपल पार्टी में है, किसी का काफ लीग में है, किसी का उधर है। ऐसा इन्होंने जो है ना वो खिचड़ी बनाई हुई है। और किसी की इनकी फिर रिश्तेदारियां आप देख लें, रिश्तेदारियां क्या दर है, किसी की ब्यूरोक्रेसी में, किसी की जुडिशरी में, किसी की मिलिट्री उसमें जो है ब्यूरोक्रेसी में। तो जब वो नाड़ा किसी करप्शन वाले को खींचते हैं ना, तो फिर बहुत सी छलवारें जो हैं उनसे नाड़े निकलते हैं। फिर दौड़ती है दुनिया, भागती है दुनिया, वो कहती ना 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 मेरा तो भाई बीच में आ गया, किसी की बहन बीच में आती है, किसी की बीवी आती है, फिर सारे बचाने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। मिनी बजट के हवाले से प्रोग्राम में मज़ीद आगे भी बढ़ते हैं, दूसरे मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। मौजूदा साल का आखिरी आयाम उसके चल रहे हैं, मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर इस साल में क्या कुछ बदला है और आने वाला जो नया साल है मुल्की सियासी सूरत हाल या यही रहेगी या फिर कुछ बदलती हुई नज़र आएगी। मौलाना साहब आपने बात तो की बल्दिया फैक्ट्री वाले के हवाले से, मैं ये बात करता चलूँ कि जिस तरह हमने देखा कि बल्दिया फैक्ट्री में जिस तरह से जो मज़दूर थे उनको ज़िंदा जला दिया गया, और तमाम तर सूरत हाल के ऊपर फ़रोग़ नसीम साहब जो कि मौजूदा हुकूमत के वज़ीर कानून है, यही अल्ताफ़ हुसैन का दिफा भी करते रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत में वज़ीर कानून है। तो वाक़ई निज़ाम तो नहीं बदलने वाला। आगे बढ़ते हैं बहरहाल, और प्रोग्राम में दूसरे मौजू के ऊपर सियासी मंजरनामा आपको लगता है कि आने वाले साल में कुछ बड़ी सी तब्दीली होने जा रही है? जिस तरह बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ये कहती है, और जबकि हम बात करें कि हुकूमत की, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आएंगे बल्कि हम उनको लेकर आएंगे, हम तगदो कर रहे हैं। और अपोजिशन कहीं ना कहीं बड़ी खुश भी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई मामला चल रहे हैं, अगली बारी हमारी होगी। देखिए बात यह है कि अगर तारीख को देखा जाए तो किसी चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। और उसकी वजह यह है कि जब अदारों ने इन मुल्ज़मान को, इन कलोडक मुजरमान को बंद ही नहीं रखना, सजाएं नहीं देनी, डिस्क्वालीफाई नहीं करना, तो फिर चोरों, डाकुओं, लटेरों, कातलों का हक क्या कि वो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करे, फिर कोई बंदा जो है ना इनकार नहीं कर सकता। तो जब मुझे बताएं सारे बाहर हैं तो हुक्मरानी से उनको रोक सकता है? ये कोई अंधे तो नहीं है कि गांव में अगर 2, 3, 4 डाकू हों फिरते हुए तो गरीब आदमी किसको वोट देगा? वो वोट उन्हीं डाकू चोरों की डर की वजह से देगा, खौफ की वजह से देगा। कि देखो ये 2 पार्टियों को रिजेक्ट जब अवाम ने किया, इमरान को लाए तो इसीलिए लाए ना, ये तो खुद भी कहती है। जमात इस्लामी के पास राय हल है? किसका हल? जमात इस्लामी देखा नहीं, तो सेनेट में जो है ना वोट जाके पीपल पार्टी को दे दिया। अच्छा, तो दिया या नहीं दिया कि सारी जिंदगी उनकी करप्शन के ऊपर जो है ना वो ऐलानात, और अभी भी कराची जाता है सराजुल हक तो वो सारा कीचड़ जो है ना उनके ऊपर। तो जब वोट का नंबर आता है, क्योंकि पता है ना, वो मैंने बताया ना लेन देन, हर बंदे का जो है ना अपना पेट है, वो कोई मुल्क के साथ सिंसियर। तो बाकी ये जो बाहर बैठा है ये कैदी कौन है, नवाज शरीफ, तो इसकी तो तारीख है और इस खानदान की तारीख है।
कि ये तो मारे ढील, वो मारे जो है ना, वो क्या कह सकते हैं आप, परवेज मुशर्रफ, आमर, फौजी डिक्टेटर, हुक्मरान, उसने तख्त तक उल्टा बंद किया। और फिर कैसे डील हुई, कैसे प्रोटोकॉल मिले, और कैसे पूरा खानदान बिमा खान जामू के सूट कैसों के जनाब बैरून मुल्क, और उसी हुक्मरान के दौर में फिर वापसी भी होती है। फिर यही इमरान खान की तरफ देख ले कि इमरान खान शदीद सियासी मुखालफ, जेल में बंद, कैदी, किस तरीके से जेल से निकलता है बाहर और फ्लैट पकड़ता, वो गया, को रोक सका आपका निजाम? भाई कभी भी कहते हैं हम डील नहीं करते। ओ भाई नवाज शरीफ, ये पूरा जो है ना शरीफ खानदान बाहर फिर रहा है, इतने इतने अरब हाफ खा के मुल्क का सत्यानाश करके, तो ये डील नहीं तो और क्या है? ये दुनिया को अंधी है। और डील देने वाले वो कई दफा मैं कह चुका हूं कि इस गरीब अवाम मकरूज मुल्क के ऊपर जितना जुल्म इन लोगों ने किया है, अभी भी अगर कोई अदारे में बैठी हुई कोई शख्सियत अगर कोई इन लोगों को एनआरओ देती है, डील देती है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो है ना वो गद्दार मुल्क है। कि अगर दोबारा इनको लाना है, इन्हीं चोरों को खुदा का खौफ करें, हाथ बांधते हैं। एक मुझे बताएं कभी जो कैदी हैं वो परेशान है। अभी वो कल वो जो वजीर दाखिला क्या वो शेख रशीद, उसका बयान, वो आए तो आए, नहीं आए तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों ये बयान देते फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है फर्क। क्यों नहीं आए वो? उसको आना चाहिए, उसका बंद करना चाहिए, लाना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता क्यों? वो बाकी कैदियों को फिर क्यों बंद किया हो तुम लोगों ने? और इसका अजीब बयान है, जब जाने का नंबर था, इमरान खान नहीं मान रहा था, तो ये शेख रशीद उस वक्त भी कहता था कि नहीं मैंने तो कहा कि उसको छोड़ दो, जाने दो। और अजीब किस्म के बयान देते हैं आप लोग। इसका मकसद है कि तुम्हें को डर है उसका कि बहुत चला जाए यहां से, अभी आने वक्त भाई बयान दो कि बहुत को हम लाना चाहते। ये क्या बात हुई है भाई, दे आए या ना आए? फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम लेकर आएंगे और काफी संजीदा भी हैं, काविशें भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, निकाल रहा है, ये सारे नंबर टांग रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से ये हमने ही दरख्वास्तें बार बार दी हैं, लेकिन वो लीगल पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, अदलिया के ऊपर चले जाते हैं, और हर मुल्क का अपना एक निज़ाम है, ताख़ीर का शिकार हो सकता है। फिर भी जितना भी जल्दी करें 2-2.5 साल मज़ीद भी लग सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ऐसा कि वाकई जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जिनकी बातें की जा रही हैं, और फिर अगर बात की जाए साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की, कल हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने भी एतराफ़ किया है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की कुछ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, एतराफ़ किया है, और चंद दिनों में, हफ्तों में या फिर महीनों में आपको कुछ होता हुआ नज़र आएगा। आपको लगता है कि अगला साल जो है वो सियासी तौर पर काफ़ी तब्दीली हो जाएगी? नहीं, सियासी अगले साल कुछ भी नहीं होना। ये हुकूमत तो उसकी वजह ये है कि जो पीपल पार्टी है ना, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है वफाक की हुकूमत की, कि कतअन पीपल पार्टी नहीं चाहेगी कि 5 साल ये हुकूमत पूरी ना करे, क्योंकि उनका सिंध में राज कायम है। वहां अगर वो हुकूमत ना आए तो चूहे गंदम किधर से खाएंगे? मुझे बताया ना, वो उनकी मजबूरी है। देखा ना पीटीएम बनी, जब वो पीक पे पहुंचने वाली थी तो फजल रहमान ने कहा लाओ इस्तीफे, उसने बोला खबरदार, वो भाई हमारे पास हुकूमत है, पागल है तो आपका ना यहाँ कोई है कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट, ना वो नवाज शरीफ का कोई स्टेक, ना फजल रहमान का। तो उसने बोला हम अपनी शहनशाहियत, अपना राज वहां से छोड़ेंगे। ये कतन, ये पूरा हुकूमत ये सारे चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो सियासी पार्टी है उनको पता है कि अभी 18-19 महीने रह गए हुकूमत को, कि अगर इमरान खान को ये निकालते हैं तो इमरान खान ने लंदन में तो नहीं जाके बैठना, उसने को करप्शन तो नहीं की ना, माल लूटा हुआ है कि मेरा कोई जहाज जाएगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत फॉरेन फंडिंग में क्या मुझे बताए ना, क्या फॉरेन फंडिंग करेगा? अहम मामला उसमें निकल सकते हैं अगर फॉरेन फंडिंग जो इल्जामात हैं कि इसराइल से फंडिंग है, भारत से हुई, अगर हो गया तो फिर 4 जनवरी को समाअत है ना, समाअत में हो सकता है फैसला। मैं वो पहले कहा कि यहाँ यही तो बीमारी है कि फॉरेन फंडिंग आज का केस लगा हुआ है, क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं कि हुकूमत असरअंदाज होती है, ऑपोजिशन कहती है हुकूमत असरअंदाज होती है इलेक्शन कमीशन पर। आज हो रही है, पहले तो नहीं हो रही थी, पहले जब उनकी हुकूमतें थी। पहले वो कहते हैं कि किसी के कहने के ऊपर ताख़ीर हो रही है। आपका निजाम ऐसा है, हुकूमत कोई भी हो, उनकी हुकूमत अगर इतनी हुकूमत असरअंदाज हो रही होती तो ये सारे चोर बाहर फिरते, असरअंदाज ऐसे खाम का।
वो तो केसेस उन्होंने और वीक किया बात यह है कि ना। उनकी हुकूमत में अदलिया कहते हैं कि आपने तो केस मजबूत बनाया ही नहीं है, नैब ने ऐसे लोगों को कैद पे रख लिया, कोई सबूत तो होते जिनकी बुनियाद के ऊपर अंदर डालते हैं। पुरानी मिसाल है, रेफरेंस कमजोर है। मैंने कई दफा कहा रेफरेंस को बादाम खिलाओ, कोई इसका नुस्खा खिलाओ, खिलाने चाहिए, नैब को खिलाने चाहिए, इतना बजट तनख्वाह ले जाते हैं इनकी उनको बंद खिलाने करे चाहिए। जो बनाते हैं कमजोर, तो वो तो कानून नहीं है आपके पास। हम्म, जब आपने करने पकड़ने नहीं किसी को, और जो रेफरेंस बना रहा है तनख्वाह उसको पूरी मिल रही है, मराहत उसको पूरी मिल रही है, वो उनको सारा गवर्नमेंट उसका ख्याल रख रही है, तो कमजोर क्यों बनाया भाई? जिसने कमजोर बनाया उसको लाओ, बंद करो उसको। वह तेरी तू भी बंद है और तेरी तनख्वाह भी बंद है। तो हमने टाइम जाया किया इस मुल्क का, इस कौम का। ये या तो नालायक है तो उसको नौकरी से बाहर निकाल दो। ये क्या बात है? रेफरेंस कमजोर है। और भाई रेफरेंस कमजोर है, तुम्हारे डाके कमजोर नहीं है, तुम्हारे माल मटेरियल महलात तुम्हारे बता रहे हैं कि तुम चोर हो। अभी बनाने वाले को तुम खरीद लो, किसी को डरा लो, फिर किसी की ऑडियो बना लो, किसी की वीडियो बना लो। ये सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, और क्या काम है इनके? मैं कहता हूं वो इलेक्शन कमीशन हो, वो अदालतें हों, वो अदारे हों, सबका काम है फौरी इंसाफ। ये तो सारे किताबों में पढ़ते हैं ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, कि अगर टाइम के ऊपर इंसाफ नहीं मिलता तो वो इंसाफ ना मिलने के बराबर है। तो ये सारे पढ़ते हैं, तो फिर भी तरीके मिलती हैं। क्यों? डे टू डे ये हाई प्रोफाइल केस, जो कौमी मुजरम है, जो कौम का जो है सरमाया लूटा है, वो रोजाना की बेस के ऊपर मुकदमा, दिन रात अदालतें चला के इनको साफ करें मुआशरे को। ये मुआशरे में जो है ना, ये जब तक दनदनाते रहेंगे, गंदगी, दहशत गर्दी और बेअदबी जो है ना वो फैलाते रहेंगे। ये तो अदारों के ऊपर जिम्मेदारी है। और इतनी इतनी मराहत, खुदा का कहो, गरीब मुल्क, मुझे पता है ना कि ये हम अदारों की जब तनख्वाहें और मराहत का देखते हैं तो गरीब मुल्क वो वोट नहीं कर सकता, पर दे रहा उसके बावजूद। लेकिन हमें अवाम को क्या मिल रहा है? अवाम को तो वही चोरों, डाकू, लुटेरों और कातलों के सामने आप लोगों ने डाला हुआ है। और जिधर जाते हैं गरीब अवाम, बेचारी सहमी हुई अवाम क्या कर सकती है? फिर तो अवाम के पास, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि अवाम काफ़ी मुश्किल वक्त उसके ऊपर गुजर रहा है और इसमें इनकार भी नहीं है, फिर राय हल के लिए अवाम किसकी जानिब देखेगी? बलदाती इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में हुए पहले मरहले के अंदर JUI को अवाम ने जो है वो सिलेक्ट किया है, जिसके ऊपर मौजूदा हुकूमत ये कह चुकी है कि हमने उनको सियासत से आउट कर दिया है, उनको लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है ना, एफ को दिया ना, तो पहले भी तो रही है ना, MMA की हुकूमत रही, सबसे पहले रहे नहीं है मौलवी उधर। कह रहे हैं पहले इन मुझे सबको ये तो बता दो, आजमा पहले चुके थे क्या ना, हुआ? फिर उनके बाद उनको दोबारा कर दहशत गर्दी अरूज पे थी, सबको पता है। लिया। वहां तालिबान का राज था, सही। सबको पता है। मुझे बताओ क्या क्या नहीं हुआ? को करप्शन में कमी हुई थी, कोई अमन पैदा हो गया था, कौन सी चीज आ गई थी? और वाम, मुझे बताओ, वाम एक पैसेंजर है, एक सवारी है, और सवारी का काम है रोड के ऊपर खड़े होना, जो बस आती है उसके ऊपर चढ़ना, और बसें इनके पास है। ये चांद खानदान, वही चेहरे आप जो है वो देखते रहेंगे, और सारा कुछ करते भी हैं। वो उससे पूछा, फजल रहमान को कहा, जब नैब ने नोटिस दिया तो उसने कहा मैं पता नहीं कितने लाख लेकर मैं जो है पेश हो जाऊंगा। उसके बाद नैब में जरूरत हुई। ये जो दोहरा म्यार इस मुल्क में गरीब और अमीर में, खैबर पख्तूनख्वा में आवाम ने क्यों दोबारा एक बार फिर से एतमाद नहीं किया PTI की कारकर्दगी? क्या वीक थी, इस वजह से उनको JUI को सिलेक्ट कर लिया? नहीं, सिलेक्ट इनके क्या करना है कि ये मैंने क्या थे, मुझे बताया नहीं। ये तो इनकी अपनी जो तंजीम साजी थी। इमरान खान जब से वजीर आज़म बड़ा है, तो फिर जो चेहरे उसने दिए, पंजाब में देखा ना, वसीम प्लस दिया हुआ है, तो ले रिजल्ट जितने जिमनी इलेक्शन हुए। मुझे बताया कि जब ये जगीर तरीन ने इकट्ठे किए 35-40, तो मोस्टली जो है वो ज्यादा जनूबी पंजाब से थे। तो जनूबी पंजाब में सारी ताकत इमरान खान ने वहां दी ना। वसीम प्लस भी माशाल्लाह पंजाब में दिया, वो भी जनूबी पंजाब से। और पार्टी का सीनियर वाइस सदर, पता नहीं क्या ये इसको दिया हुआ है, क्या शाहबूद कुरैशी, वो भी जनूबी पंजाब से। तो जब 35-40 उधर से निकल आए, तो उस वक्त इमरान खान ने पूछना चाहिए था ना इनको कि भाई तुम कौन सी सियासत कर रहे थे, तुमको टमाटर बेच रहे थे? कि सारे तो निकल गए। तो जब इस तरह के बंदे होंगे, वो रिजल्ट फिर वैसे ही आएंगे ना लग फजल से। तो मेरा ख्याल अभी को तंजीम साजी जो की है इन्होंने, तो तंजीम साजी अभी जो परवेज खट्टक को वहां का सदर बनाया है, तो मेरा ख्याल है कि जब वो 5 साल वहां वजीर आला था, तो उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई, डिलीवर किया। फिर 2/3 तो फिर बदल क्यों दिया? यही तो हम रो रहे हैं कि भाई उनसे पूछो ना किस लिए बदला था। वज़ीर आज़म ने तो बदला आज महमूद खान से वज़ीर बताए, दिफा लगा दिया। कि मुझे बताए कि वहां जो
बाल मटेरियल बना रहे हैं, जो खबरें बाहर आ रही हैं, जो गवर्नर और वजीर आला और सारों ने जो है निज़ाम चलाया हुआ है। तो इस तरीके से जब तंजीम ठीक है, मज़ीद भी मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमने ये देखा कि जब से अब तक पाकिस्तान बन चुका है 21 बार पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है। मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो 11 मई 2019 को मौजूदा हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और IMF के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है, जिसमें पाकिस्तान को IMF की जानिब से 6 अरब डॉलर्स जो है उनकी मंजूरी होती है, यानी कि कर्ज़ एक मालियाती इदारा जो है वो देगा, पाकिस्तान को फराहम करेगा। मगर ये जो सिलसिला है ये इक़सात की सूरत में होगा, यानी कि 6 अरब डॉलर्स जो है वो किस्तों में दिए जाएंगे। हमने पहले से देखा कि पहली जो किस्त है 9 जुलाई को दी जाती है, जो कि 1 अरब डॉलर की सूरत में दी जाती है। उसके बाद 45 करोड़ 40 लाख डॉलर्स दिए जाते हैं और इसी तरह फिर 50 करोड़ डॉलर्स दिए जाते हैं। यानी अगर इन तमाम रकम को अगर जमा किया जाए तो तकरीबन कोई 2 अरब डॉलर्स की कीमत बनती है, जो अब तक IMF की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को मिल चुकी है। 12 जनवरी को एक बार फिर से पाकिस्तान ने IMF के पास जाना है, और लेकिन जब भी कोई ना कोई नई किस्त के लिए पाकिस्तान IMF के पास जाता है तो उस सूरत के अंदर IMF कुछ शराइत पाकिस्तान के सामने जो है वो रख देता है। उस सूरत में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अब मिनी बजट का सामना है, जिसके अंदर काफ़ी सख्त शराइत की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। टैक्स जो कि पहले से मौजूद होती थी उनको ख़त्म की जाने की बातें की जा रही हैं IMF की जानिब से, और अपोजिशन काफ़ी तमाम तर चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि अगर ये मिनी बजट जो है इसको मंजूर कर लिया जाता है तो महंगाई की एक नई लहर जो पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इसके अंदर मज़ीद शिद्दत भी आ जाएगी। और अपोजिशन इस बात का भी अज़्म ज़ाहिर कर रही है कि हम ये मिनी बजट असम्बली में पास नहीं होने देंगे, हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। जबकि हुकूमत दूसरी जानिब बड़ी पुरएतमाद भी नज़र आ रही है। आज इस ज़िमन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 3, एक नहीं 2 नहीं बल्कि 3 एक अहम इजलास भी बुला लिए हैं। काबीना का ख़ुसूसी इजलास भी आज होगा, पार्लिमानी जो कमेटी है उसका भी इजलास होगा, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका भी एक अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज बुला लिया है, जिसका एजेंडा मिनी बजट के हवाले से ही होगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्योंकि मौजूदा जो साल है उसके बिल्कुल आखिरी आयाम ही चल रहे हैं। मुल्की सियासी मंजरनामे के अंदर इस साल के अंदर क्या कुछ बदला है, जो वादे और दावे किए गए हुकूमत की जानिब से उनमें कितनी हद तक जो है वो सदाकत रही है, मुल्की सियासी मंजरनामा बदला है या नहीं बदला, या आने वाले साल में बदलेगा। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ बिलखसूस एक अहम मौजू है, हम ये देख रहे हैं कि पहले पाकिस्तान बारहा इसके ऊपर बात करता रहा, मगर अब आलमी दुनिया भी बात कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका की अखबार उसने भी ये लिखा, और अब इसराइल जो कि ख़ुद भी एक ज़ालिम के तौर पर दुनिया के अंदर देखा जाता है, जिस तरह से वह जुल्म और बर्बरियत के दास्तान फ़लस्तीन के अंदर रवा रखे हुए है, या किसी न किसी तरह मशरिक़ वस्ता के अंदर इस्लामी ममालिक के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ जो है वो करता रहता है जहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें हैं वो इसराइल से मंसूब है। उनकी भी अखबारें अब ये लिखना शुरू हो चुकी हैं कि भारत में के अंदर जो है वो अक़लियतों के साथ जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें हैं, जो मज़ालिम हैं, जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है चौधरी ख़ातिम अली मांडा साहब। मांडा साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मिनी बजट से आगाज़ करते हैं। मिनी बजट की बातें की जा रही हैं, अपोजिशन ये कहती हुई नज़र आ रही है कि काफ़ी महंगाई की लहर में मज़ीद इजाफा भी हो जाएगा। हुकूमत ये कहती है कि एक तो हम पास तो करवा ही लेंगे, दूसरा इससे इस बिल से आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रज़ा। देखिए, बात यह है कि पहली बात कि ये जो मिनी बिल है जी, इसने पास तो होना ही होना है। उसकी वजह कि ये आप अपने शौक़ से, अपनी मर्ज़ी से या अवाम को मद्देनज़र रख कर जो है ना वो मिनी बिल नहीं ला रहे। ये बिल आपके ऊपर मसल्लत किया गया है IMF की तरफ से, सही, कि आपने अगर हमसे कर्ज लेना है तो उसकी शराइत ये है कि आपने फ़लाँ 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 जो सब्सिडी आप दे रखी हैं उनका ख़ात्मा किया जाए।
सही। और मज़ीद टैक्स बढ़ाया जाए। और ये कोई भी मालियाती अदारा हो, वो IMF हो, पिछले दिनों आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने आपको पैसे दिए हैं, तो कितनी सख्त शराइत के ऊपर आप एक बात आगे नहीं बोल सकते, क्योंकि आप लेने वाले हैं, आप गदागर हैं, आप बेकारी हैं, आपके हाथ में कशकोल है। शराइत जो है सिर्फ उनकी मानी जाती हैं जो दे रहे होते हैं कि भाई ये टर्म एंड कंडीशन है, ये हमारी शराइत है, इन शराइत के ऊपर अगर आपने कर्ज हमसे लेना है तो ये चीज़ें करके ले आओ, हम आपको कर्ज देते हैं। अभी ये नाचें, गाएं, रोएं, पीटें, चीखें, ये बिल तो पास करना ही करना है और सब ने करना है, ये अपोजिशन हो या हुकूमती मेंबरान हो, क्योंकि ये सबको पता है कि आपके मुल्क की मईशत इस बिल के बगैर आगे नहीं चलती। जब नहीं चलती, हुकूमत क्या भी रही है कि भाई अगर कोई अपोजिशन के पास इस तरीके का कोई भी मंशूर है, कोई ऐसी इस्लाहत हैं कि हम IMF के बगैर, उनके पास जाए बगैर अगर मईशत को आगे चला सकते हैं, तो वो हमारे पास ले आए। लेकिन क्या लाएं? वो खुद अभी आपने बताया कि 21-22 टाइम तो ये पुरानी हुकूमत दे जाती रही ना, हर हुकूमत अपने दौर में गई है और बार बार गई है, बार बार जाकर मुल्क का सत्यानाश जो है ना, वो आज तक अगर मुल्क का हमारा एक्सटर्नल डेट जो है वो 116 अरब तक पहुंचा है, तो वो जा की पहुंचा ना, को आज फर्स्ट टाइम तो नहीं पहुंचा। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल सब ने पास करना है, बड़े आराम से करना है। अपोजिशन वही बाईकाट शोर शराबा करेगी, बाहर जाएगी, लेकिन अपोजिशन के पास कोई ऐसी पावर तो नहीं होती कि किसी बिल को रोक सके। बिल रोकने से मुराद यह है कि फिर तो हुकूमत ही आपकी फेल हो जाती है। मगर अपोजिशन इन चीज़ों के ऊपर ये कह रही है ना कि हमारी भी जो हुकूमतें हैं वो IMF के पास गई हैं, हमने भी मालियाती इदारों को डील किया है, मगर जो सख्त शराइत आपने तस्लीम कर ली है IMF की, वो तो सख्त शराइत कहेगा, मगर आपने बारगेनिंग या डील उनके साथ सही तरह से मैनेज नहीं किया, आपने इतनी सख्त जो है वो शराइत कर ली हैं। इसके ऊपर अपोजिशन कह रही है कि आपको बात करनी चाहिए थी उनसे किसी न किसी नुक्ते के ऊपर। नहीं, बिल्कुल सही कहती है अपोजिशन कि अपोजिशन को ये याद होना चाहिए कि जब थोड़ा कर्जा होता है तो शराइत नरम होती हैं। आप अभी अपनी लिमिट को एक्सीड कर चुके हैं कि जो माल लूट के बाहर अंपायर जमा किए हैं वो इसी गरीब आवाम और इसी एक मकरूज मुल्क का पैसा था, जो इस मुल्क का निज़ाम, वसीदा निज़ाम जो है वो वापस नहीं ला सका। और इन जितने भी मुआशी दहशत गर्द हैं, इनको कटेरों में खड़ा नहीं कर सका। तो आज बातें तो सुननी पड़ती हैं, और इस बातें तो मुझे बताया को किसी, ये जितने बातें करने वाले हैं, ये शोर शराबे करने वाले हैं, ये पार्लियामेंट, इनकी सेहत के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। असर उस गरीब को पड़ता है कि जो मजदूर है, जो रेडी पान है, जो इसको एक दिन की मजदूरी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसको जाकर असर पड़ता है। ये जितने नारेबाज, ये बड़े बड़े जो रस्तू बन के बाहें लड़काते हैं, इनके ऊपर केस तो, मुकदमा तो देखे कि ये आए कहाँ से हैं। ये जेलों से पता नहीं किस तरीके से जमानतें करा के आकर यहाँ जो है ना वो भाषण देने शुरू कर देते हैं लोगों को। वो खुदा का खौफ कहें, अवाम को पता है कि अवाम का पैसा आप लोगों ने लूटा है। आप भाषण देने से पहले या तो वो पैसे जमा करा देना, पैसे जमा कराते कहते जी हमने दिल्ली की करप्शन नहीं की है, और मनी ट्रेल जो है ना वो अरब हार पे की अदालतें मांग रही हैं। मुझे बताएं कि आजकल हर बंदा समझदार है कि इनके मुलाजम जिस किसी की 9,000 तनख्वाह, किसी की 15,000 तनख्वाह, किसी की 30,000 तनख्वाह, और उनके अकाउंटों से पैसे कितने निकलते हैं? 2 अरब, 3 अरब। उनका पूरा जो है ना वो खानदानों की 7 नस्लें भी अरब ना गिन सकें, और उन अकाउंटों से निकलते हैं। और फिर भी कितनी डटाई और बेशर्मी के साथ आकर जो है भाषण देना शुरू करते हैं। और भाई तुम्हारे करतूतों की वजह से मुल्क आज इस नहज के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये तमाम जितने भी सियासी, अभी इनको क्या कहें, मैं नाम तो क्या दूँ, ये चोरों का नाम दे, डाकुओं का दे, मुआशी दहशत गर्दों का दे, पारदी कौन से लबादे पहन कर जो है ना वो यहाँ इस हाल में आकर लोगों को भाषण देते हैं। आपके भाषण देखे हुए हैं, सारी दुनिया ने देखे हैं, आपके माल अंपायर देखे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ हुकूमत वक़्त और वो अदारे, अभी अदारों की भी क्या बात करें। अभी
इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई है, जो अदारों की पोल खोली है उन्होंने करप्शन की, तो वहाँ कौन से अदारे से बंदा इल्तजा करे, कहाँ जाए? कि किसी भी मुल्क का जो मजबूत पिलर होता है, अदारा होता है, वो एक अदलिया होती है। और अदलिया का मेरा करप्शन में दूसरा नंबर है और इंसाफ फराम करने में 130 से 126वें नंबर के ऊपर। अभी वहाँ वाम किससे फरियाद करे जाकर? अच्छा, किससे कहे जाकर? ये जो बातें हम सुनते भी आ रहे हैं और जो तमाम जो आप जो बातें कर रहे हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो अदालतों के अंदर भी मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन जिनके ऊपर यानी कि केसेस हैं वो ये कहते हैं कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, साबित कुछ भी नहीं हो रहा। बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इस्लाहात के नाम के ऊपर आई है और मालियाती इदारों के पास हम कर्ज लेने नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, ये बयानात हमने सुने हैं। तो आपने भी अगर मालियाती इदारों के पास ही जाना था तो जो पहले जो आप वादे दावे अवाम से करते रहे कि हमने तो नहीं जाना था, मौजूदा हुकूमत जो इससे पहले जो साबका हुकूमतें हैं वो तो कहते हैं हमने तो ऐसे वादे नहीं किए थे, हम तो जाते रहे। आप तो इस एजेंडे के ऊपर आए थे कि आप नहीं जाएंगे, मगर आप तो चले गए और इस इदारों के अंदर इस्लाहात भी आप नहीं कर सके। देखिए, बात यह है कि जो पुराने इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना रहे सागदार जो मफरूर आजकल बाहर बैठे हैं, तो असम्बली में उन्होंने बयान दिया कि 200 अरब डॉलर जो है वो हमारा पड़ा हुआ है स्विस अकाउंटों में, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ये हुकूमत जब आई है तो इनको भी ये वर्क तो था कि ये माल लूटा हुआ है, फलां फलां मुल्क में पड़ा हुआ है, लिस्टें सामने है। पनामा लीक जो आई, पनामा में जो है 400 बंदा है, फिर उसके बाद तो पनेरवा पेपर आ गया 700 बंदा है। हुकूमत तो बड़ी जो है ना हौसले में थी कि हम आएंगे और हम आकर इन बंदों को बंद करेंगे और अदारे हमारे पैसे निकालेंगे। वो तो बाद में पता चला कि ये तो सिसिलियन माफिया से थोड़ा कि इनके तो हर जगह बंदे हैं, इनको रातों को जमानत, छुट्टी वाले दिन जमानत, कैदियों को 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बात, वो बेबस हो गए। वो उनके दारे तो ठीक थे कि अगर जितना माल लूटा हुआ है, हुकूमत बेबस हो गई। हुकूमत किस चीज का नाम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म जो ये कहते हैं कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आप कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज हो गए। नहीं हो सकते ना ब्लैकमेल। मुझे बताया हुकूमत किस चीज का नाम है? पकड़ना किन अदारों ने है? उनका करप्शन में कितना नंबर है? मुझे बताएं कि सजा किन्होंने देनी है, उनका म्यार क्या है इंटरनेशनल रिपोर्टों के मुताबिक? आपके सामने तमाम दंदनाते फिर रहे। वो किसी गरीब आदमी को कितना 40-45 हज़ार कितना कह दिए मुल्क में? मुझे बताएं ना, किसी एक बीमार का कभी घर में जाकर किसी की मां फौत हो जाए, किसी को इजाजत मिलती है? तो आप इतने प्रोटोकॉल, जब ये बाहर भी वजीर आजम हों, जेलों में भी वजीर आजम, बाहर भी सदूर, और जेलों के अंदर जाए तब भी सदर, बाहर जाना शहनशाह और अंदर भी शहनशाह, जब इनके सेम प्रोटोकॉल होंगे तो कैसे माल जो है ना वापस आएगा, कैसे साबित होंगे? लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है ना, प्रोटोकॉल तो हुकूमत नहीं दिए थे ना, अपना ज़ाती जो डॉक्टर फैसल अभी मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्हें वज़ीर आज़म ने खुद ही भेजा, जाएँ चेक करके आए। तो वज़ीर आज़म ने कितने आम कैदियों के लिए भेजा है डॉक्टर? देखो, वाम को बड़ी क्लियर जो है ना इस चीज़ के ऊपर सोच होनी चाहिए, पता होना चाहिए वाम को कि पाकिस्तान सिर्फ इंटरनल, ये जो आपका मुल्क मकरूज है ना 116 अरब डॉलर का, कुछ टांगे इस कर्ज ने भी बांधी हुई हैं आपकी। आपको पता है कि जब मलेशिया में समिट हुआ, बुलाया प्राइम मिनिस्टर को, तो सऊदी अरेबिया ने क्या कहा? खबरदार मत उधर जाओ, अगर गए तो मैं आपके पता नहीं कितने लाख जो यहाँ मजदूरी करते हैं वो निकाल दूंगा। तो आप ठस, जब आप मुआशी तौर के ऊपर बेड़ा गर्क हो किसी मुल्क का, तो उसकी कौन सी अपनी पॉलिसी होती है? अभी मुझे बताएं ना कि कौन सी पॉलिसी? पहले आपने मुल्क में देखा, सारा कुछ देखा कि जहां कैदी, यही कैदी था ना जो आज कैदी बाहर है, ये पहले परवेज मुशर्रफ दौर में भी यही कैदी था और उसी ने उसका तख्ता पलटा करप्शन के ऊपर, ये वो सारा कुछ उस वक्त भी था। तो कैसे जहाज लगे, कैसे प्रोटोकॉल मिले? वो कोई बाहर से प्रेशर होते हैं। जब आपने मुल्क का सत्यानाश उस लेवल पे किया हुआ है तो आपको माननी पड़ती है। या तक घर आपके दाने हो ना, वो कहते जिस घर दाने हो कमले भी से आने, तो मसला थोड़े पल्ले कख नहीं, फिर तुम अमरीका की भी मननी है। फलाने साहब ने जी डायमंड टेबस को छोड़ दो, दिन दिहाड़े वो मर्डर करता है, आप भी इतना दम नहीं होता। कहते जनाब सारे लाइन बनाकर सलूट मार के उसको सियाफ करते हो कि जनाब बड़ी मेहरबानी आपने हमारे मुल्क में ये कारनामा अंजाम दिया। हम पूरी कितने, कौन सा धारा पीछे रहा था? सब ले जाने के
चक्कर में आगे आगे सर, थे, ये तो आप क्या कर सकते जितनी हैं? भी बातें कर रहे हैं ये तो वो बातें हैं जो वज़ीर-ए-आज़म, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, जब वो इक़्तिदार उनके पास नहीं था, वो ये कहते थे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ना मैं कोई ब्लैकमेल लूँगा और अपनी पॉलिसी को ख़ुद मैं तश्कील दूंगा। सऊदी अरब यहाँ पर बात करता है, आप मलेशिया में नहीं जाते, आप जब इक़्तिदार में नहीं थे आपने आफ़िया सिद्दीकी की बात की, मैं उनको लेकर आऊँगा। तो आप अब उनकी माजी की बातें तो छोड़ दें, आपने क्या किया है? आपने तो अपनी बातों का जवाब देना है ना। देखिए, बात यह है कि इमरान खान उसकी मखलूत हुकूमत है ना, इत्तेहादी, और इत्तेहादियों के बारे में जो जो इत्तेहादी हैं उनके बारे में जो अल्फाज रोजाना बंदा रिपीट करे तो क्या असर तो नहीं पड़ेगा? कि ये शेख रशीद इसके मतलब क्या बड़े क्लियर वर्डिंग कि मैं आपको चपड़ासी ना रखूं, पर चौधरी पंजाब के सबसे बड़े डाकू दहशतगर्द जमात, ये अल्फाज नहीं लोगों के मतलब थे ना। और बाकी जो बाहर से बंदे आए हैं उनके मतलब भी बहुत सारे अल्फाज हैं। मुझे ये पता है कि ये तो क्लियर पता चल गया मुल्क को कि वाकई अगर अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का कोई जाती कारोबार होता ना तो शायद बहुत सारे लोग जो है ना वो चपरासी ना रखता, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान का सरमाया, इसको लूट रहे हैं लोगों ने, तो इसमें उन लोगों को ला के अपॉइंट भी कर सकता है बंदा। कि जो नकारा भी देखो ना, ये राना शमीम जो जज है उसके मतलब वो इतना को झूठा को वो सुना कि उसकी उम्र को 1944 की थी, उसने 50 कर दी और फिर भी अगले ने लगाया ना। तो ये मुल्क है ना कि भाई आप हमारे काम करो बस, हम आप झूठे हो, नकारा हो, करप्ट हो, जो मर्जी आप माफिया हो, आप हमें काबिल कबूल हो। यानी कि मुल्क का बेड़ा गर्क ऐसे नहीं हुआ कि ये जो हुकूमत की बात करते हैं, अभी एक हर बिल आता है ना, बजट आता है, उसके ऊपर इत्तेहादी नाराज, नहीं जी हम नहीं मानेंगे, या जी ईवीएम मशीन लानी हम नहीं मानेंगे। और जब उनके साथ लेन देन होता है, जो मैं बार बार कहता हूं कि जो जमहूरियत है ना, ये करप्शन और ब्लैकमेलिंग का नाम है। जमहूरियत और क्या चीज़ है? क्योंकि इसमें माल लगाना है और माल बनाना है, और जब माल कम मिलता है तो फिर इत्तेहादी रूठते हैं कि जनाब हमारी ये बातें मान लें और इतना फंड हमें रिलीज कर दें। अब फिर खजानों के जी मुंह खोलने हैं, भाई कहाँ खजाना तुम्हारे पास, और कशकोल तुम्हारे हाथ में है, कहाँ से खजाने दोगे? लेकिन इस चीज़ की तो समझ नहीं किसी को, ना कोई पार्टी समझेगी, ना कोई लीडर समझेगा, उसकी वजह कि इनकी तनख्वाहें मिल रही हैं इनको, और अगर ये बिल ना पास हो तो इनको पता नहीं कि तनख्वाह कहाँ से लेंगे, ये मराद कहाँ से लेंगे। कि इसके दो ही तरीके थे कि जब इमरान खान नया आया, अभी तो टाइम गुजर गया, अभी तो खैर बातें करने का मकसद नहीं है, कि जब आया था ना तो ये इतने आर्डिनेंस निकालते हैं, फलाना आर्डिनेंस है। तो मैंने कई दफ़ा कहा कि आप पूरी दुनिया में ये देख भी रहे हैं, सीख के भी आए हैं तो मलेशिया ने कैसे तरक्की की, चाइना ने की क्या बुनियाद थी, ये सऊदी अरेबिया, उन्होंने जब शहजादे अपने पकड़े तो ये फवाद चौधरी ने नेशनल असम्बली में कहा, को किसी ने पूछा भाई उनको क्या किया, उसने बोला 75 को नाश्ते के बाद उल्टा लटकाते थे और 75 को शाम के खाने के बाद, और माल वापस आया। तो जब आप लोगों की तरफ देख रहे हैं कि माल प्रोटोकॉल दे के वापस नहीं आते, जेलों में एयर कंडीशन और हीटर दे के वापस नहीं आते, घरों से खाने और डॉक्टर और पूरा लाओ लश्कर के साथ जब आप चोरों डाकुओं लुटेरों को हुक्मरानों की तरह उनको प्रोटोकॉल देंगे, तो फिर आपको कैसे जो माल की रिकवरी होगी? आपको वो तरीका इख्तियार करना चाहिए था जो आपसे नहीं हो सका, लेकिन हो इसलिए नहीं सका कि ये करप्शन क्लब है पूरा। सही। और ये करप्शन का नारा जो है ना, एक है और शलवारें बहुत सी हैं, इतनी शलवारें हैं कोई सी एक का भाई पीटीआई रिकवरी के हवाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं जो वादे मौजूदा हुकूमत के थे, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।